सालों पहले राजस्थान के अजमेर गांव में रुद्रदेव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी और उसमें वो अपने जीवन यापन के लिए खेती करता था। उसके पास जो कुछ था उससे वो संतुष्ट था। उसके दोनों संतान शहर में काम करते थे। उसकी पत्नी देवकी अपने पति से असंतुष्ट थी और हर बात के लिए उसे परेशान किया करती थी। अरे देवकी, खाना बनने में और कितना समय है? तुम रोज देर कर देती हो। लोग अब तक अपने खेतों में पहुंच चुके होते हैं। मैं ही सबसे देर से पहुंचता हूँ। खेत जल्दी जाने से भी ऐसा क्या पा लेते हो? मैं यहाँ इस मिट्टी के चूल्हे से जूझ रही हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनने में 10 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का रोना है और मुझे रोज देर हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, तुम खाना बांधो। रुद्रदेव बैल को ले आए। तब तक देवकी ने उनका खाना तैयार कर दिया और कहा, ये लो, अपना खाना वक्त पर खा लेना। काम में लग जाने के बाद खाना भूल जाते हो, आज मत भूलना। जब मैं काम पर जाता हूँ तब इतनी अच्छी तरह से बात करती हो, लेकिन कभी कभी बिना बात के गुस्सा करती हो। बड़ा अजीब स्वभाव है तुम्हारा। रुद्रदेव बैल को खेत में ले गए और काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल थक कर अचानक से गिर गया। रुद्रदेव बोले, हे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? फिर से थक गए? तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। मेरी भी गलती है कि तुमसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी हम बस थोड़ी देर काम करेंगे, फिर घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल खरीदूंगा। बस आज इतना काम और कर लो, ठीक है? हा हा। कुछ देर काम करने के बाद रुद्रदेव और उनका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वो खेत से निकलकर घर पहुँचे। उन्होंने बैल को बांधा और घर के अंदर गए। बैल को कुछ घास खिलाओ और पीने के लिए पानी दो और मेरा खाना लगाओ। मैं हाथ पांव धोकर आता हूँ। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर मैं थक गई हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं है। आप खुद खाना परोसो, खाओ और अपने बैल को भी खिलाओ, समझे? मेरा कहा तो तुम कभी करोगे ही नहीं ना। चलो मुझे खाना परोसो, फिर जो करना है करो। रात का खाना खाने के बाद रुद्रदेव ने अपने बैल को खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद आकर पत्नी से कहा, मुझे कल शहर जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं नए बैलों के लिए कितना खर्च होगा। अरे, हमारे पास ये बैल तो है, फिर नए की क्या जरूरत है? पैसे बर्बाद मत करो। हमारा बैल अब बूढ़ा हो गया है, अब मेहनत नहीं कर पाता, तो खेती के लिए काम का नहीं रहा। इसके साथ अब काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं 2 नए बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। आए बड़े, अगर ये खेती के लायक नहीं है तो उसे खिलाने पर पैसे क्यों बर्बाद करें? जाओ, इसे कसाई को बेच दो। देवकी, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? इतने सालों से ये हमारे साथ है, हमारे लिए काम किया है। क्या गलत कहा? हर कोई यही करता है। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बेहतर है इसे बेच दो। इसे खिलाने में मैं पैसा बर्बाद नहीं करूँगी और आप भी खुद का नुकसान मत करो। इसने हमारे लिए इतनी खेती करी, फसल को शहर तक पहुंचाने में हमारी मदद करी, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो। क्या तुम्हें इस पे जरा भी दया नहीं आती? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो देवकी? हाँ, तुम मेरी बात कब सुनते हो? ये एक फालतू का खर्च है, पर मुझे क्या? तुम जो चाहो वो करो। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम करो अपनी मनमानी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। इसने इतना समय हमारी सेवा की, ये मेरे मरने तक मेरे साथ रहेगा और मुझे अब तुम्हारे साथ विवाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे कल शहर जाना है। बेहतर यही है कि मैं अब सो जाऊं। मुझे भी तुम्हारे साथ लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। तुम वैसे भी अपनी ही मर्जी चलाओगे। अगले दिन सुबह सुबह रुद्रदेव नया बैल खरीदने के लिए शहर के लिए रवाना हो गए। नमस्ते रुद्रदेव, क्या हाल है? आज यहाँ कैसे? आपके 2 बेटे शहर में कमा रहे हैं, वे आपको पैसे भेजते होंगे, फिर आप इस उम्र में क्यों खेती करते हैं? वैसे आपकी खेती कैसी चल रही है? आपको क्यों लगता है कि वो मुझे पैसे भेजते हैं? खैर, जाने दो उस बात को। मैं यहाँ 2 जवान बैल लेने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल ही 2 मजबूत बैल खरीदे हैं। एक किसान 10 दिन पहले ही उन्हें बेच गया था और दुर्भाग्य से नदी पार करते समय उसकी मृत्यु हो गई। खबर सुनकर मैं अभी भी स्तब्ध हूँ। इतना बुरा हादसा मैंने बरसों में किसी के साथ होते नहीं देखा। अरे, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, पर कर्म के आगे कोई क्या कर सकता है। ये रहे वो 2 बैल, अगर आपको पसंद है तो ले लो। सुंदर और जवान बैल हैं। ओह, बड़े मजबूत बैल हैं। मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी, लेकिन आपने इनकी कीमत क्या बताई?
इनकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपए। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ कम नहीं कर सकते क्या? मैं उन्हें 18,000 रुपए में लाया था, यानी एक बैल 9,000 रुपए का है, और मैं उन्हें 10 दिन से खिला रहा हूँ। जवान बैल खाते भी खूब हैं। अब ये सब भी जो खर्चा हुआ है वो भी मुझे इनकी कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा ना। वो तो मैं समझ गया, पर मैं इनके सिर्फ 19,000 रुपए दे सकता हूँ, यानी एक बैल के 9,500 रुपए। चलिए ठीक है रुद्रदेव, चूंकि मैं आपको सालों से जानता हूँ इसलिए मैं इन्हें आपको 19,000 रुपए में दूंगा। लेकिन आप खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। पिछले साल की तरह इस साल बारिश नहीं हुई तो ये आपके लिए नुकसान होगा। आप बैल के लिए इतना रकम क्यों खर्च कर रहे हो? और आपके पास तो एक बैल पहले से भी है। आप इन सभी बैलों को कैसे खिलाएंगे? बात तो तुम सही कर रहे हो दोस्त। आसपास के गांव के सभी किसान इसी बात को लेकर परेशान हैं। हमने गांव में एक झील खोदने का विचार किया, लेकिन हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। अब कोई बड़े दिल वाले अमीर आदमी ही ये काम कर सकता है। चलो अब मैं चलता हूँ। रुद्रदेव नए बैल खरीदकर घर पहुँचे। उन्होंने देवकी को बाहर बुलाया। देवकी, ये देखो, मैं 2 नए बैल ले आया हूँ। देखो और बताओ कैसे लगे। क्या बात है, बड़े मजबूत है। लगता है काफी महंगे होंगे। क्या कीमत दी आपने इनकी? ये सस्ते तो नहीं हो सकते, है ना? हाँ, तुम्हारा कहना सही है। ये बैल जवान और मजबूत हैं, इसलिए इनके 19,000 रुपए देने पड़े। लेकिन वे खेती और आने जाने के लिए लंबे समय तक हमारे काम आएंगे। आप जिसके पास से इन्हें लाए उनसे ही हमारे पुराने बैल को बेचने के बारे में पूछ सकते थे ना? तुम अपनी बकवास अब बंद करोगी? या तो मैं मर जाऊं या ये मर जाए, तब तक हम दोनों साथ रहेंगे। आगे से इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अरे, पर इसके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो आप इतने भावुक क्यों हो जाते हैं? इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अगले दिन रुद्रदेव नए बैलों को खेतों में ले गए। रास्ते में उन्हें शिव मिला। कैसे हो चचा? ये बैल तो नए लग रहे हैं और आपने उन्हें घंटियों से सजाया भी बहुत अच्छी तरह है। लगता है अच्छी कीमत पर मिले हैं। मैंने उन्हें सजाए नहीं है, जैसे थे वैसे ही व्यापारी से लाया हूँ। 19,000 के आए हैं, पर सालों साल चलेंगे। हाँ, सच कह रहे हो चचा। ये जवान और मजबूत लग रहे हैं काफी। रुद्रदेव ने 4 दिन तक बैलों की मदद से खेत को तैयार कर लिया। बारिश की पहली बौछार के बाद बीज बोने की तैयारी कर ली। एक दिन उन्हें नहलाने के लिए वो झील पर ले गए। जैसे ही उन्होंने बैलों पर से सारी सजावट हटाई, ये क्या है? ये तो घंटी से गिरा लगता है, चमक रहा है। क्या है ये? क्या ये एक पत्थर है? देखना पड़ेगा। अरे शिव, ओ शिव! हाँ चचा, क्या हुआ? आओ और इसे देखो, मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या हो सकता है? अरे हाँ चचा, ये तो हीरे जैसा लगता है। कहाँ से मिला? यहाँ गिरा हुआ था या झील से? अरे नहीं, जब मैंने बैलों की सजावट हटाई तब उसमें से गिरा। क्या तुम्हें सच में लगता है ये एक असली हीरा है? यकीनन चचा, ये असली हीरा ही है। मुझे देखने दो कि क्या घंटी पर कुछ और भी है क्या। जब उन्होंने घंटी की जांच की तब वे उस पर कुछ और हीरे देखकर चौंक गए। हे भगवान, चचा देखो इस घंटी पर कितने हीरे हैं। आप तो माला माल हो गए। अब तो आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो गए हो। कुछ भी मत बोलो। ये निश्चित रूप से असली हीरे नहीं हो सकते, क्योंकि हीरे बहुत कीमती होते हैं। अगर ये असली होते तो इन्हें कोई इन घंटियों पे क्यों रखता? मुझे बैल अभी 4 दिन पहले ही मिले हैं। मुझे लगता नहीं ये असली हीरे हैं। अरे चचा, हम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करें? आइए एक सुनार के पास चलते हैं और उसी से पता करते हैं कि ये पत्थर है या हीरे। हाँ, ये सही कह रहे हो। सुनार के पास ही चलना चाहिए। वे दोनों इन हीरों को सुनार को दिखाने के लिए ले गए। हीरे दिखाकर उन्होंने पूछा, अरे भैया, ये जांच करके बताओ कि ये हीरे हैं या पत्थर। शिव कहता है ये हीरे हैं। अब आप ही बताओ। देखने दो। हे भगवान, ये साधारण हीरे नहीं है, ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं। और अगर इन्हें बाजार में बेचने जाओगे तो अपने जैसे 10 गांव खरीद लोगे। हे भगवान, क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो व्यापारी उन्हें घंटियों में भूल गया और बैलों को हीरो के साथ ही बेच दिया, वो भी 19,000 रुपए में। मैं अभी जाकर उसे वापस करके आता हूँ। वो फौरन बैलों के विक्रेता से मिलने जाने की सोचते हैं। चचा, पागल हो गए हो क्या? आप इन कीमती हीरो को उस व्यापारी को क्यों लौटाना चाहते हो? बेटा शिव, मैं ईमानदारी में मानता हूँ। दुर्भाग्य से व्यापारी उन हीरों को घंटी में भूल गया
और मैं उनका मालिक नहीं हूँ। किसी और का धन रख लेना नैतिक नहीं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता चाचा। अगर ये हीरे मुझे मिलते तो मैं इन्हें वापस नहीं करता। वैसे भी शाम हो चुकी है और अगर आप अभी शहर के लिए रवाना होंगे तो शहर आधी रात पहुंचेंगे। इस समय हीरे के साथ यात्रा करना बेहद असुरक्षित है। बेहतर ही है कि अभी घर जाओ, कल चले जाना। सच कह रहे हो शिवा, कल सुबह चला जाऊंगा, रात को जाना ठीक नहीं। रुद्रदेव ने घर पहुंचकर देवकी को पूरी घटना बताई और बताया कि वो बैल के विक्रेता को हीरे लौटा देंगे। वो बोली, तुम पागल हो गए हो? हीरे क्यों वापस करना चाहते हो? अगर हम उन्हें अपने पास रख लें तो हमारे बेटे और उनकी 7 पुश्तें घर बैठकर खा सकती है। जरा सोचो तो, इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत है? आप भी ना। हमने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और अब वो स्वतंत्र हैं। मैं उन्हें ये देकर बेईमानी नहीं कर सकता और उन्हें गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। किसी और का धन रख लेना अनैतिक है। व्यापारी उन्हें गलती से घंटी में भूल गया है। मैं उन हीरो को उसे लौटा दूंगा और इस मुद्दे पर और कोई चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि तुम भी इनका ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मेरी कोई बात नहीं सुनते। जो करना है वो करो, मुझे मत बोलो। रुद्रदेव ने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और अगले दिन विक्रेता को हीरे वापस करने के लिए गए। उसके सामने पूरी कहानी बयान करके उन्होंने उससे कहा, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि आप घंटी में हीरे भूल गए हैं और मैंने उन्हें बैलों को धोते हुए पाया। आप अपने हीरे वापस ले लें। आपने जो कहा वो सही नहीं है रुद्रदेव। मुझे पता है कि घंटी में हीरे हैं। मैंने उन हीरो को 1000 रुपए के लाभ पर बेच दिया और अब आप उन हीरो के मालिक हैं। मुझे उन हीरो से कोई सरोकार नहीं है। ये हीरे अब आपके हैं रुद्रदेव जी, आपके ही। मैंने तो इन्हें बैलों के साथ आपको बेच दिया था। अरे वो मेरे कैसे हुए? किसी की संपत्ति का मालिक होना उचित नहीं है। ये बात मुझे सही नहीं लगती। आप इन्हें नहीं ले रहे तो मैं इन हीरो का क्या करूं? चलिए ठीक है, इस पर हम चर्चा नहीं करते। गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे ही उचित समाधान ढूंढने कहते हैं। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, ये विचार सही लगता है। मुखिया से पूछते हैं। रुद्रदेव और विक्रेता ग्राम प्रधान से मिलने गए और अपनी दुविधा उसे बताई। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आप लोग उन हीरो पर दावा नहीं कर रहे। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को दूसरों की संपत्ति के मालिक होने के लिए अलग अलग पैंतरे करते देखता हूँ। लेकिन आप दोनों इतने ईमानदार हैं कि मुझसे समस्या का समाधान चाहते हैं। मुझे आप दोनों पर गर्व है। साहब, कृपया रुद्रदेव को बता दें कि ये हीरे उसके हैं, क्योंकि मैंने उन बैलों को घंटियों के साथ बेच दिया था और मुझे मेरा मुनाफा मिल गया। उन्हें समझाएं कि मेरा उन पर अधिकार नहीं है। ये तो मानते ही नहीं है। मुखिया जी, मैंने केवल बैलों के लिए पैसे दिए, लेकिन घंटियों के लिए नहीं। इसलिए वो हीरे मेरे नहीं हैं और इन पर इनका ही अधिकार होना चाहिए। यही जायज है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। आप लोग वो हीरे उस व्यक्ति को लौटा सकते हैं जिसने वो बैल व्यापारी को बेचे थे। आपने जो कहा वो ठीक है मुखिया जी, लेकिन वो व्यक्ति जिसने मुझे बैल बेचे थे उसकी वापसी यात्रा में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि बैल बेचने वाले की मृत्यु हो गई, मैंने जो कहा वो सही है। वो हीरे आपके होने चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं। क्योंकि वास्तविक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मेरा सुझाव है कि आप दोनों उन हीरों को समान रूप से विभाजित कर लो। यही सबसे श्रेष्ठ समाधान है। प्रधान जी, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन मैं किसी और के हीरे नहीं ले सकता। मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी वो हीरे नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी और के हैं। ठीक है, मेरे पास इन हीरो का उपयोग करने की एक और योजना है। क्योंकि आप दोनों उन्हें नहीं रखना चाहते, यदि आप दोनों सहमत हैं तो मेरे पास एक योजना है। हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। हम दोनों आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम दोनों को उन हीरो को अपने पास ना रखना हो। ठीक है, तो मेरी योजना यह है कि हम उन हीरो को बेचकर उनके पैसे से अपने गांव में एक झील खोद सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर समय किसान बारिश पर निर्भर होते हैं और बारिश काफी अनिश्चित होती है। अब अगर हमारे गांव में एक झील है तो ये हमारे किसानों के लिए तारणहार बन सकती है, क्योंकि अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति में पानी जमा किया जा सकता है। मुखिया जी, आपका निर्णय सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। यदि मेरे साथी किसान भी इस झील से लाभान्वित होते हैं तो मुझे आपत्ति क्यों होगी। इसमें विरोध करने जैसी कोई बात ही नहीं है। मुखिया जी, मैं भी आपके फैसले से सहमत हूँ।
धन्यवाद। इस चर्चा के बाद उन्होंने हीरे बेचकर उन पैसों से एक झील बनवाई। गांव में हर कोई रुद्रदेव और विक्रेता की ईमानदारी के लिए उनकी सराहना कर रहा था। उन्होंने इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।